गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ भाई की हाल चाल ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ फैमिली ਵਧੀਆ जी। बच्चा कहता है बहुत ਵਧੀਆ सर, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ की हाल चाल। आपका एकदम ਵਧੀਆ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आज हमारे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का सेशन है। मतलब कल ऐसे नालायक बच्चे हैं, प्रोफेशनल वाले बच्चों के सेशन में घुस गए। बच्चा कह रहे आज हमारा सेशन नहीं था क्या। मतलब आपको मैंने क्या कहा था कि आपका सेशन कब होगा, टीटीएस में होगा, नहीं एमडब्ल्यूएफ में होगा। आपका सेशन कब होगा, एमडब्ल्यूएफ में होगा। तो आज हमारा वेनेसडे है ना, मेरे ख्याल से आज हमारा वेनेसडे है ना। एक मिनट रुको नालायको, हाँ आज हमारा वेनेसडे है, तो आज आपका सेशन है। कल ट्यूसडे था, कल प्रोफेशनल वाले बच्चों का था। हाँ मंडे को मैं आपका सेशन ले नहीं पाया था जी, ठीक है। अच्छा मंडे को जो मैं सेशन नहीं ले पाया था उसकी मैं भरपाई कुछ ऐसे करूंगा। एक तो जो भी हमारा प्रीमियर चल रहा है, एक तो ये वाला, और एक कल सुबह 11 बजे। वैसे कल आपका सेशन नहीं है, बट कल सुबह 11 बजे मैं एक और सेशन डालूंगा स्टूडेंट दरबार का, उसके अंदर भी हम एमसीक्यूज करेंगे। और अगर आपने देखे होंगे जो मैंने टेलीग्राम पे एमसीक्यूज बना के डाले हैं, उसमें टोटल 61 एमसीक्यूज हैं जी। टोटल आपके 61 एमसीक्यूज हैं। अब 61 एमसीक्यूज आज तो हम पूरे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा करेंगे 30 एमसीक्यूज आज हम कंप्लीट करेंगे और 31 एमसीक्यूज कल 11 बजे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। टोटल 61 एमसीक्यूज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारी क्लास कब आएगी जी, मंडे को आएगी। और उसके एमसीक्यूज जो होंगे मैं कल सैटरडे को, मतलब नहीं सॉरी फ्राइडे को, हाँ उसके बाद तो हमारी क्लास फ्राइडे को भी तो आनी है। आज हमारा वेनेसडे तो है। ओ माय गॉड, मुझे लगा दिवाली की छुट्टियां होने वाली हैं। नहीं नहीं, हमारी क्लास फ्राइडे को भी आनी, नालायकों फ्राइडे को भी आनी है। फ्राइडे को जो एमसीक्यूज करेंगे उसके एमसीक्यूज मैं कल बना के डाल दूंगा और फिर हमारी क्लास मंडे को आएगी जी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर क्या दिवाली की छुट्टियां होंगी, नहीं कोई दिवाली की छुट्टियां नहीं होंगी, आपके सेशन डेली बेस पे चलेंगे, ठीक है। हाँ अगर बीच में एक आधा दिन दिवाली के दिन की छुट्टी लेनी हुई वो बात अलग है, अदरवाइज सर मैं भी सेशन डालूंगा, आपने भी सेशन देखने हैं, मिस मत कर देना। फिर ये कहीं कहो कि सर हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्योंकि सर हमें टेस्ट भी देना, ध्यान रखना। क्योंकि जब हमारा जीएसटी कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम पूरे जीएसटी का टेस्ट ले पाएंगे। तो जो बच्चे जीएसटी की रिवीजन कर रहे हैं फटाफट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। फिर मैं टेस्ट लूंगा ना, आपके जो भी टेस्ट मैं लूंगा उसमें पूरे में से पूरे नंबर आपके आने चाहिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा आज के सेशन के अगर किसी बच्चे को एमसीक्यूज नहीं मिले फटाफट टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ जी। उसमें स्टूडेंट दरबार सेशन नंबर 3 और 4 के नाम से एमसीक्यूज होंगे। उसमें टोटल 61 एमसीक्यूज होंगे। 30 एमसीक्यूज अभी हम कंप्लीट करेंगे और 31 एमसीक्यूज होंगे वो कल सुबह 11 बजे मैं प्रीमियर डालूंगा, उसमें हम कंप्लीट करेंगे जी, ठीक है। कल शाम को 7 बजे दोबारा सुन लो, प्रोफेशनल वाले बच्चों की क्लास है, आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। आपकी अब नेक्स्ट क्लास कब होगी, फ्राइडे, लिख लो नालायको, मंडे वेनेसडे फ्राइडे, ये 3 दिन हमारी शाम को 7 बजे क्लास होती है, ठीक है। आओ जी स्टार्ट करते हैं जी। इधर देखो एक बार ध्यान से। अब ये वाले सारे एमसीक्यूज आपके पास आ चुके हैं, उम्मीद करूंगा आपने मेरे से पहले सोल्व कर लिए होंगे। एक बार आप आंसर फटाफट से निकाल दिया जी। अगर आपने सारे के सारे सही कर दिए ना, इट मींस आपने कमाल कर दिया जी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपने एक बार घर से रिवीजन भी की होगी जी, आपने रिवीजन सारी कर ली होगी। आओ जी एमसीक्यूज करते हैं जी। सबसे पहला एमसीक्यू देखो जी, ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर और ए पर्सन पेइंग अंडर सेक्शन 10, 51, 52 शेल फाइल इज पीरियोडिकल रिटर्न। आपने बोल दो जी, इट मींस पता क्या कहना चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन जो है, एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, मैं नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसने बोला एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन आईएसडी को छोड़ के, नॉन रेजिडेंट को छोड़ के, सेक्शन 10 वालों को छोड़ के, 51 वालों को छोड़ के, 52 वालों को छोड़ के, तो रिटर्न कब फाइल करेगा जी। याद करो मैंने क्लास में कहा था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 अभी जा नहीं रही या जा रही है, जीएसटीआर 1 अभी जा रही है, जीएसटीआर 2 और 3 अभी नहीं जा रहे, और 3 की बजाय क्या जा रही है, जीएसटीआर 3 भी जा रही है सर। अब 3 भी हमारी कब फाइल होती है, अगले महीने की 20 तारीख को। तो मुझे फटाफट से बोल दो, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन जो है, जो अपनी पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करता है, वो रिटर्न कब फाइल करेगा, जीएसटीआर 3B के अंदर फाइल करेगा और अगले महीने की 20 तारीख को फाइल करेगा। तो मुझे फटाफट से बोल दो, जीएसटीआर 3 18 तारीख को फाइल करेगा, आंसर इज नो। जीएसटीआर 4 आंसर इज नो, जीएसटीआर 4 आंसर इज नो, जीएसटीआर 3B बाय 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर निकल के आएगा।
बोल दो हाँ, कम से कम हाँ तो बोल दो, बोलो हाँ, कह दो सर हाँ ऐसा ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे ना गलती से ना 3 मत कर देना, क्योंकि 3 अभी रिटर्न नहीं जा रही, प्रैक्टिकल लाइफ में 3 भी जा रही है और हमारे एग्जाम के लिए भी 3 भी एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। हाँ वैसे 3 बी की ना 22 तारीख भी है, 3 बी की 24 तारीख भी, अगर आपको ध्यान रहा, मैंने क्लास में 3 डेट कही थी सर, 20 तारीख भी है, 22 तारीख भी है, 24 तारीख भी है, बट मैंने क्लास में ये भी कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हर केस में 20 तारीख आपकी ड्यू डेट होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा उसकी टर्नओवर कितनी है, तो ऑलवेज हम एज्यूम क्या करके चलेंगे कि हमारी अगले महीने की 20 तारीख जो होगी वो हमारी ड्यू डेट होगी, और आप चेक करो ऑप्शन में भी कहीं पर 22 तारीख और 24 तारीख की बात नहीं है, ठीक है जी। तो पहले का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पहले का आप आंसर करोगे जी डी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आओ जी, एवरी टैक्स पेयर पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 में कौन कवर है जी, कॉम्पोजिट स्कीम वाले कवर है जी, वो कह रहे हैं शेल फाइल द रिटर्न इन, आपने बोल दो कॉम्पोजिट स्कीम वाले रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 4 में, क्वार्टरली फाइल करेंगे, एनुअली फाइल करेंगे सर, एक जमाने के अंदर क्वार्टरली फाइल होती थी, अब कैसे फाइल होगी, एनुअली, और ड्यू डेट क्या होगी, जहां पे साल खत्म होगा अगले साल की स्टार्टिंग 30 अप्रैल तक आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो मुझे फटाफट से बोल दो, जीएसटीआर 3 फाइल करते हैं कॉम्पोजिट वाले, आंसर इज नो। जीएसटीआर 4 तो फाइल करते हैं बट वो क्वार्टरली फाइल नहीं करते, एनुअली फाइल करते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो गया। जीएसटीआर 4 मंथली फाइल करेंगे, आंसर इज नो, तो आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन चारों में से, इन तीनों में से, ऊपर दिए गए तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर सही क्या होगा, 30 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, मैं दोबारा बोलूंगा 30 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, और फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4 होगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो रिटर्न फाइल करनी है कॉम्पोजिट वालों को, एनुअली बेस पे फाइल करनी है, क्वार्टरली बेस पे रिटर्न फाइल नहीं करनी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, पक्का पक्का, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, बताओ जी फटाफट से। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शेल फाइल द रिटर्न बाय 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ इन जीएसटीआर 5, आंसर इज यस। आईएसडी वाले फाइल करेंगे अगले महीने की 13 तारीख या उससे पहले जीएसटीआर 6 में, आंसर इज यस। उसके बाद टीडीएस वाले फाइल करेंगे अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले जीएसटीआर 7, आंसर इज यस। तो ये सारी स्टेटमेंट सच्ची हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सारी स्टेटमेंट ही सच्ची हैं, इसमें कोई भी झूठी नहीं है। तो उसने मुझसे मांगा क्या है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ये सारी स्टेटमेंट सही है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी, द रिटर्न ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय द डिडक्टर शेल बी इन्फॉर्म, अपने बोल दो जी, टीडीएस वाले जो रिटर्न फाइल करते हैं किस फॉर्म के अंदर फाइल करेंगे सर, जल्दी बोलो। अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा कि टीडीएस वाले जो भी रिटर्न फाइल करेंगे फॉर्म नंबर जीएसटीआर 7 में फाइल करेंगे और अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले फाइल करेंगे। तो उसने बोला कि जिनका टीडीएस कटा है, जो डिडक्टर हैं, वो जो रिटर्न फाइल करेंगे किस फॉर्म के अंदर फाइल करेंगे, जीएसटीआर 7, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ का आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, चारों के चारों सही है, बिल्कुल गिरे हुए क्वेश्चन है सर, बिल्कुल गिरे हुए उठाने पड़ रहे हैं। और सीधो के बैठो, बिल्कुल नालायक, आप भी गिरो मत, सीधो के बैठो बिल्कुल जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी, द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस शैल बी सबमिटेड बाय, हाँ जी, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो है हम कब फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर फाइल करेंगे अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले। याद करो सर, जीएसटीआर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 2 अभी जा नहीं रही, 3 अभी जा नहीं रही, तो जीएसटीआर 1 और 3 भी होगी। 1 का फाइल करते हैं जब हमें आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, तो अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले हम जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे आउटवर्ड सप्लाई के लिए। तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल किस के अंदर फाइल करोगे, अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले फाइल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ कितने गिरे गिरे क्वेश्चन है जी। अगले पे आओ जी, ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 52 शेल फाइल इट्स मंथली रिटर्न, आपने बोल दो टीसीएस वाले, हाँ जी, टीडीएस वाले फाइल करेंगे जीएसटीआर 7, दोबारा बोलो, टीडीएस वाले फाइल करेंगे जीएसटीआर 7 और टीसीएस वाले फाइल करेंगे जीएसटीआर 8, और कब फाइल करेंगे, अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले। तो उसने किसकी बात की है, टीसीएस वालों की बात की है, टीडीएस वालों की बात नहीं की। तो टीडीएस वालों का जीएसटीआर 7 है, टीसीएस वालों का जीएसटीआर 8 है, उसने टीसीएस की बात की है, तो हम करेंगे जी जीएसटीआर 8 अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 6 का आंसर बनेगा जी डी। एक बच्चा कह रहा है यार सर ने तो सारे क्वेश्चन फॉर्म नंबर वाले डाल दिए, ड्यू डेट वाले डाल दिए। आपको मैं दिखा दूंगा, आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन फॉर्म नंबर और ड्यू डेट वाले बनते हैं जी। तो रिटर्न के चैप्टर में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, अगर किसी बच्चे ने सही ढंग से फॉर्म नंबर और ड्यू डेट याद कर लिए तो रिटर्न के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। आगे बढ़ो जी।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं जी, फर्स्ट रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फॉर द पीरियड। लो जी, पहली जो रिटर्न फाइल करनी होती है, पहली जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो कब फाइल करनी होती है जी? द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या यहां तक फाइल करनी है? द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, आंसर इज नो। द लास्ट डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ, आंसर इज नो। ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज नो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर वो कह रहा है पहली रिटर्न कहां से कहां तक फाइल करनी है? याद करो मैंने क्लास में कहा था कि सबसे पहली रिटर्न फाइल करते हैं जब तुम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल हुए, वहां से लेके जब तक तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, इतने टाइम ड्यूरेशन की जो रिटर्न फाइल करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। एक बार मैं दोबारा कह रहा हूं सर, सामने कई नालायक बच्चे बैठे हैं, उन्होंने आज तक कभी फर्स्ट रिटर्न का नाम ही नहीं सुना। देखो कई बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं हाय राम सर वो तो फाइनल रिटर्न होता है, फाइनल होता है, ये फर्स्ट कौन सी होगी? फर्स्ट रिटर्न मींस पहली रिटर्न। अब सोच के बोला पहली कब फाइल करोगे? ऑब्वियस से जब लाइबल बनोगे उसके बाद कब फाइल करोगे। अब लाइबल एकदम बन गए, ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत आरसी मिल जाएगी। याद करो मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने में कम से कम आपको नॉर्मली 3 से 7 दिन लगते हैं। अब सोच के बोला आज मैं लाइबल हुआ, सर्टिफिकेट मिलेगा मान लो 3 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद मुझे मिलेगा, तो इसके बीच में जो भी मैंने सप्लाई की होगी गवर्नमेंट के लिए उसकी एक रिटर्न फाइल करोगे, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिटर्न। तो फर्स्ट रिटर्न, हेलो इधर देखो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, गलती करके आओगे जी। फर्स्ट रिटर्न फाइल की जाती है कब से लेकर जब से हम लायबल हुए, जब से हम लायबल हुए रजिस्ट्रेशन करवाने के, वहां से लेके जब मुझे आरसी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां तक जो भी रिटर्न फाइल करोगे उसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिटर्न जी। ठीक है, तो देखो द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहां तक जो रिटर्न फाइल करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल रिटर्न नहीं बोलेंगे, फर्स्ट रिटर्न बोलेंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। अब आ गया फाइनल। हाँ जी, अब आंसर देना। फाइनल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन विद इन, आपने आप बोल दो जी। फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन और कैंसलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। एक बार दोबारा बोलो, अगर फाइनल रिटर्न फाइल करनी है, मुझे फाइल करनी है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन, ठीक है, और कैंसलेशन ऑर्डर, इनमें से जो भी लेटर होगा उसके 3 महीने में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से जो भी लेटर होगा वहां के आपको, मतलब वहां से 3 महीने में आपको रिटर्न फाइल करनी है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सोल्व हो गए। अब 8 में से 8 एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना, 8 में अट्यास किन के सही है जी? एक बार बताओ, 8 में से 8 किन के सही है? झूठ मत बोलना सर, पाप लगेगा। किन के सही है 8 के 8 जी? बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 के 8 सही हैं, बट कई बच्चे ऐसे, चलो 7 सही होंगे, 6 सही होंगे, और जो नालायक बच्चे 3-4 में घूम रहे हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल गिरा हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, करने का मन ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना, कह रहे एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अदर देन सेक्शन 10 वालों को छोड़ के। अब याद करो सर, अगर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और नॉर्मल पर्सन को फाइल करनी है तो जीएसटीआर 9 के अंदर फाइल करनी होगी जी। उसने क्या बोला? एनुअल फाइल करनी है, कॉम्पोजिट वाले को छोड़ के, तो कब फाइल करेंगे? जीएसटीआर 9 के अंदर फाइल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी? सर इससे आसान क्वेश्चन क्या होंगे? अगर आपने सही ढंग से रिवीजन किए ना, आप चेक करो सारे फॉर्म नंबर आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी, फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड। आपको करेक्ट मैच करना है कि इनमें कौन सा मैचिंग सही है। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फाइनल रिटर्न, सॉरी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 8 में, आंसर इज नो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 9 में, आंसर इज नो। नॉन रेजिडेंट फाइनल एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 9B में, आंसर इज नो। और कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन, कंपाउंडिंग मींस कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 9A में, आंसर इज यस। याद करो मैंने पहले भी कहा था 9 जो होगा वो नॉर्मल वालों का होगा, और जो कंसेशनल स्कीम वाले होते हैं उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग स्कीम वाले। या तो हम कंपाउंडिंग स्कीम वाले बोलेंगे, या कॉम्पोजिशन डीलर बोलेंगे, या स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन बोलेंगे, या फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम बोलेंगे। आप कुछ भी स्कीम का नाम दे दो, प्रिजम्पटिव स्कीम का नाम दे दो। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि उसको अगर एनुअल रिटर्न फाइल करने का फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 9A। 9 तो नॉर्मल वालों का होता है, 9 होगा इनका, तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जी। ये बिल्कुल सही बोला है, ये आपका आंसर निकल के आएगा जी।
कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस रिसीव विदाउट कंसीडरेशन अमाउंट टू सप्लाई। बताओ इनमें से कौन सी सर्विस को आप सप्लाई ट्रीट करोगे कब, अगर ये विदाउट कंसीडरेशन में है। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, इनमें से कौन सी सर्विस को आप सप्लाई ट्रीट करोगे अगर ये विदाउट कंसीडरेशन में है। और मैं चाहता हूं सर मेरी पूरी फैमिली आंसर दे दे, मजा आ जाएगा सर। आओ एक बार पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन इंडिया। अब एक तो क्या सन रिलेटिव में कवर होगा, नहीं होगा, यस होगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था बीवी और बच्चे सारे अच्छे। दोबारा बोलो, बीवी और बच्चे सारे अच्छे, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो नॉट डिपेंडेंट हो, हर केस में फैमिली में कवर होंगे। तो अगर रिलेटेड पर्सन में कवर होंगे तो 71C के पैरा 4 में कवर हो जाएंगे। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सर्विस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगी, तो इट मींस ये काम सप्लाई बन जाएगा। लोरी पहला काम सप्लाई बन गया। दूसरे काम पे आओ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी। अब अगर वो वेल सेटल्ड है, याद करो मैंने कहा था बीवी और बच्चे सारे अच्छे, बट भाई बहन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तब अच्छे अगर वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तब फैमिली में कवर होंगे, नहीं तो कवर नहीं होंगे। अब सोच के बोलना, अगर भाई है सर वो डिपेंडेंट नहीं है, वेल सेटल्ड है। अब अगर वेल सेटल्ड है, डिपेंडेंट नहीं है, तो वो जो काम करेगा ना वो काम सप्लाई में कवर नहीं होगा। रीजन भी क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन वाली डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। और अगर वो रिलेटेड पर्सन वाली डेफिनेशन में कवर नहीं होगा तो 71C का पैरा 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए ये काम सप्लाई में कवर नहीं होगा। क्रॉस हो गया जी। उसके बाद देखो री, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट। अब वो डिपेंडेंट है तो फैमिली में कवर हो गया। तो अगर फैमिली में कवर हो गया उस केस में 71C का पैरा 4 एप्लीकेबल हो जाएगा जी। ये काम सप्लाई में कवर हो गया जी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर मींस चिल्ड्रन हो गया, तो वो तो सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो ना हो। ये भी काम सप्लाई में कवर हो गया। तो पहला काम सप्लाई में कवर हो गया, तीसरा काम सप्लाई में कवर हो गया, और फोर्थ काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों काम जो है आपके सप्लाई में कवर हो गए जी। एक बच्चा कहता है यार सही बताऊं, मैंने ना बिल्कुल बेरा ना लाग रहा, मैंने बिल्कुल ही बेरा नहीं लाग रहा, ये सर के करान लाग रहे, मेरे को ही समझ ना आ रहा भैया। दूसरा कह रहा भैया अरे आनवी तो ना बोल यार, समझ में तो मैंने भी कोई ना आ रहा, बट ये सर के करान लाग रहे। ये मैं पता क्या करान लाग रहा हूं, बताऊं क्या करा रहा हूं नालायको। 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला और 71C का पैरा 4 विदाउट कंसीडरेशन वाला। उसने क्वेश्चन में ही कह दिया कि विद कंसीडरेशन को तो दिमाग में लेकर ही मत आओ, विदाउट कंसीडरेशन वाले से कौन से काम होंगे जो सप्लाई में कवर होंगे। तो भैया विदाउट वाले केस में काम सप्लाई में कब कवर होंगे, अगर वो सर्विस दी है रिलेटेड पर्सन से, और रिलेटेड पर्सन में कौन कवर होगा, ये सारी बातें अपने क्लास में की हुई है जी। तो बीवी और बच्चे हर केस में कवर होंगे, भाई बहन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो तब कवर होंगे अगर वो होली डिपेंडेंट होंगे तो कवर होंगे, नहीं तो कवर नहीं होंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है सर, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यहां पे ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव में कवर नहीं होगा क्योंकि भाई सेटल्ड है। ये रिलेटिव में कवर होगा, ये भी कवर होगा, और अगर ये तीनों रिलेटिव में कवर होंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा जी। आगे बढ़े, पक्का पक्का आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम इन जीएसटी। बताओ इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी में सबस्यूम हो चुका है जी, जल्दी बोलो। इनमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुका है। सीएसटी क्या सबस्यूम हो चुका है, आंसर इज यस। एक्साइज ड्यूटी यस, वैट यस। तो ऑल ऑफ द ये सारे टैक्स ही जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। इट मींस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था जी। उसके बाद एक और लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डैश हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। आपने बोल देना अगर जो भी मैटर लिस्ट 1 में होंगे, याद करो सर मैंने पहले भी कहा था जो भी मैटर लिस्ट 1 में होंगे उसमें पूरी पावर पार्लियामेंट की होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी पावर होगी, उसको छोड़ के कोई भी वहां पे लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, तो एक्चुअल में जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है इट मींस वो कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है सेंट्रल लेवल के लॉ पे। तो उसने क्या बोला, जो मैटर लिस्ट 1 में है उस पे लॉ बनाने वाली कौन होगी, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ना तो स्टेट गवर्नमेंट होंगी और ना ही दोनों मिलकर लॉ बनाएंगी। लिस्ट 1 के मैटर पर जब भी लॉ बनेगा बनाने वाली हमेशा पार्लियामेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14 का हो गया जी ए। ओके है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जी। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। बताओ जी, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट,
मतलब जीएसटी हर गुड्स और सर्विस पर एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के जी, बोल दो यार किसको छोड़ के, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसको छोड़ के, टबैको पे जीएसटी है और हेल्थ केयर सर्विस पे भी जीएसटी है, तो भैया लीकर पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस पे कोई भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो 15 का आंसर क्या बनेगा, ए। तो जी फाइनली 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 15 में से किस बच्चे के 15 के 15 सही है, एक बार लिख के बताना चाहिए, एक बार चेक करता हूं किसके सही है। 15 के 15 किसके सही है जी, चलो बहुत कम बच्चे ऐसे नहीं कि 15 के 15 सही हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारे 14 सही हैं, कई 13 हैं, कई बच्चे तो आंसर ही नहीं दे, कह रहे छोड़ना कर लेंगे बाद में कर लेंगे। कई बच्चों को तो बस मोटिवेशन चाहिए, सर मोटिवेट कर दो, सर मोटिवेट कर दो, सर मोटिवेट कर दो। कितना मोटिवेट करूं मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे अदरक, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, जब तक आपको अंदर से ही मोटिवेशन नहीं आएगा मेरे मोटिवेशन करने का फायदा ही नहीं है। टाइम बहुत कम रह चुका है, अंदर से आग लगनी चाहिए। अब ये ना आपके अंदर से आग लगनी चाहिए कि मुझे करना है। अब ये मोटिवेशन बाहर का मोटिवेशन छोड़ दो, अब अंदर से ही जुनून लेके आओ कि भाई साहब इस बार तो मैं निकाल के मानूंगा, बात खत्म हो जाती है जी। और आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक लड़ाई होनी चाहिए अपने आप से कि बहुत हो गया सर, इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बार एग्जाम निकाल देंगे, बात खत्म। इस तरह से आप जिद लेके आओ जी, ठीक है। और ये बार बार मत कहो सर मोटिवेशन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई मोटिवेशन, क्या दिक्कत आ रही है इतनी, मतलब कमाल होगी यार, मोटिवेशन नहीं आ रहा। मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा और खुद लेके आना पड़ेगा, और अगर जितनी जल्दी खुद मोटिवेशन लेके आ जाओगे उस दिन से सफलता आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी, बात ध्यान देना जी, ठीक है। आओ जी आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल, आपने बोल दो इन पे जीएसटी लेवी ही नहीं होगा, या लेवी होगा या बाद में होगा, बाद में होगा। और बाद में कब होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी। दोबारा बोल रहा हूं, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से यहां पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यहां से जीएसटी लगेगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे और क्वेश्चन नंबर 17 में, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सर्विस इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। आपने बोल दो नॉर्मल केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, 30 दिन। याद करो नॉर्मल केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होगी, 30 दिन। मतलब 30 दिन में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और बैंकिंग कंपनी वाले केस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले केस में और एनबीएफसी वाले केस में टाइम लिमिट कितनी होगी, 45 दिन की टाइम लिमिट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे टाइम लिमिट कितनी होगी, 30 दिन की टाइम लिमिट होगी। और अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय इंश्योर इनवॉइस शैल बी विद इन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। अब अगर इंश्योर की बात करूंगा, बैंकिंग कंपनी की बात करूंगा, एनबीएफसी की बात करूंगा, उस केस में आपकी 45 डेज की टाइम लिमिट होगी, ठीक है। तो नॉर्मल केस में टाइम लिमिट आपकी 30 दिन की होगी, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी होगी, बैंकिंग कंपनी हो गई, एनबीएफसी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, उस केस में जो हो गया आपकी टाइम लिमिट जो होगी 45 दिन की होगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में जी, अब इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस शैल बी इशूड। अपने आप बोल देना, अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है और मुझे ड्यू डेट पता है, याद करो सर मैंने क्लास में एक डायग्राम बनवाया था आपको, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, मैंने क्लास में एक डायग्राम बनवाया था कि अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है और अगर आपकी ड्यू डेट असर्टेनेबल है, तो अगर मुझे ड्यू डेट पता होगी तो जो मेरी ड्यू डेट होगी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा जी। तो उसने क्या बोला, ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव द पेमेंट, बिफोर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी, यहां पे ये आंसर निकल के आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, मतलब जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। कब, अगर आपकी ड्यू डेट असर्टेनेबल है। एक बच्चा कहता है सर आपने क्लास में यह भी करवाया था कि अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल ना हो तो क्या होगा। अब अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, फिर जब एक्चुअल पेमेंट रिसीव करोगे उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा जी। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, क्या इस केस में ड्यू डेट चेक करेंगे, आंसर इज नो। इस केस में क्या चेक करेंगे, बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें आंसर बनेगा जी बी, इसमें आंसर बनेगा ए। ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर ड्यू डेट, हेलो इधर देखो ध्यान से। कई बच्चे तो भाई साहब घूम के गिर चुके हैं, कह रहे भाई सिर दर्द हो रहा है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है,
ये क्वेश्चन पता है किस चैप्टर का है? टाइम ऑफ सप्लाई से लिंक करता है और ये इनवॉइस के चैप्टर के अंदर भी आता है। ये टाइम ऑफ सप्लाई से भी लिंक करता है और इनवॉइस के चैप्टर के अंदर भी आता है। एक कह रहा है मैंने तो रिवाइज ही नहीं किया, जीएसटी मतलब किया ही नहीं है। चलो अगर रिवाइज नहीं किया, थोड़ा बहुत अगर ध्यान आ रहा हो, तो मैंने क्लास में कंटिन्यू सप्लाई सर्विस के डायग्राम बनवाए थे और मैंने वहां साफ साफ कहा था कि अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है फिर तो ड्यू डेट या उससे पहले, और अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है फिर जब पेमेंट रिसीव करोगे उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर हो गया ए। तो फाइनली 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। अगले पे आओ जी। अगला है जी, वेयर द गुड्स बीइंग आर सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस द इनवॉइस शैल बी। ये तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि अगर मैंने गुड्स भेजा अप्रूवल बेस के लिए, हेलो इधर देखो ध्यान से, अगर मैंने, यार आप बातचीत करोगे ना फिर पढ़ाने का फायदा नहीं है। मतलब अभी मुझे 20-25 मिनट यहाँ पे नहीं हुए, आपको दिक्कत होने लग गई है और मैं सोच रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन आज ही करवा दूँ, कल के सेशन को छोड़ूं, चाहे 1.5 घंटे का सेशन आज हो जाए भाई। आज अगर 1 घंटे का डालूंगा, कल आधे घंटे का डालूंगा, अगर बढ़िया है आज ही मैं 1.5 घंटे का प्रीमियर चला दूं, तो अगर हम आज ही सारा कर लें तो काम तो खत्म हो जाएगा ना। फिर कल का पूरा दिन आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, क्योंकि जो अगला सेशन मुझे करना है उसमें मुझे आईटीसी वाले क्वेश्चन भी देने हैं, उसमें मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन भी देने हैं। तो अगले सेशन से पहले आईटीसी रिवाइज कर लेना, प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज कर लेना, अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ लेना, ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ लेना। मतलब छोटे मोटे चैप्टर आपने रिवाइज करके चलना ताकि फ्राइडे को आपको दिक्कत ना आए। तो देखते हैं अगर आज हमारे सारे हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं, कल मैं डाल दूंगा। कोशिश करेंगे आज हमारे सारे हो जाएं, जितना भी टाइम हमारा लगेगा जी। बट कब होंगे? अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे जी। फटाफट से बोलो, वेयर द गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेस। हाँ जी, अगर अप्रूवल बेस पे सामान भेजा तो मैंने क्या कहा था कि जिस दिन आपने सामान भेजा वो डेट, जिस दिन सामान भेजा मतलब जब कंफर्मेशन आई वो डेट, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर जो होगा वहां पे आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जी, ठीक है। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भैया अगर सेंट ऑन अप्रूवल वाला केस होगा तो जब वो कंफर्मेशन मिलेगी वो और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इनमें से जो भी अर्लियर होगा वहां आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ जी। मिस्टर एक्स ए रजिस्टर्ड पर्सन डील इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ही नीड नॉट इशू टैक्स इनवॉइस फॉर द गुड्स सप्लाइड ऑन 16/4/2020 एज द वैल्यू ऑफ गुड्स इज। आपने बोल दो जी। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर वैल्यू आपकी 200 रुपए से कम की होगी उस केस में इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है जी। अगर मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे को भी ध्यान आ रहा हो, मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपकी सामान की वैल्यू, अगर सामान की वैल्यू 200 रुपए से कम की होगी उस केस में इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है। आपने बोल दो, वो कह रहे हैं किस केस में इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है जी। किस केस में जरूरी नहीं है? 1200 वाले केस में जरूरी है, 600 वाले केस में जरूरी है, 200 वाले केस में यस जरूरी है। मैं दोबारा बोलूंगा, 200 वाले केस में यस जरूरी है। अगर 200 रुपए से कम की वैल्यू होगी उस केस में जरूरी नहीं है, प्रोवाइडेड आपने बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड की हो। तो भैया 200 रुपए से कम की वैल्यू कौन सी है? 150 रुपए। इट मींस इस केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बारह समझ, वही मैं कहूं भाई, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर हमारे, उसने भी यूं ही कुछ पूछा था, उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था, ये आ गया समझ। अब बताओ फटाफट से क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वैल्यू 200 रुपए से कम की होगी उस केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वैल्यू 200 या उससे ऊपर की होगी उस केस में इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। आगे आओ जी। टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय, कौन इशू करेगा? एवरी सप्लायर नहीं, एवरी टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिट स्कीम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एवरी टैक्सेबल पर्सन कर दूंगा तो कंपोजिट वाले भी कवर हो जाएंगे जी। तो अगर मैंने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 10 वाले, रीजन बिंग क्योंकि सेक्शन 10 वाले याद करो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं जी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, बट याद करो मैंने क्लास में कहा था कि टैक्स इनवॉइस इशू करने वाले कौन होंगे? नॉर्मल पर्सन होंगे। जो कंपोजिट स्कीम वाले होंगे वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। तो टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 10 वालों को छोड़ के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करते हैं जी? हाँ नहीं, बिल ऑफ सप्लाई किस किस के अंदर इशू करेंगे? एग्जम्प्टेड सप्लाई, यस। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, हाँ जी, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या अगर हम सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्या उस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करना जरूरी है? आंसर इज नो सर।
बिल ऑफ सप्लाई कहां इशू करेंगे, कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन, और अगर हमने एग्जम्प्टेड सप्लाई की होगी उस केस में हम क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 24 का बनेगा जी ए। 24 का क्या बनेगा, 24 का आंसर बनेगा, 24 का आंसर बनेगा जी ए। आपके सामने 24 हमारा क्लियर हो गया। डन है, आगे बढ़ सकते हैं। पक्का पक्का, कई बच्चे जर्नी छोड़ के जा रहे हैं आराम करने के लिए, जा सकते हो। फिर मत कहना कि सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं सर, सिर्फ मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं। अगर डेली बेस पे 1 घंटा दे दोगे, प्रैक्टिस मैं अपने आप करवा दूंगा जी आपकी। बट अगर प्रैक्टिस आपको करनी ही नहीं है, फिर आपकी मर्जी है जी, ठीक है। उसके बाद आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। और ये चेक करते हैं। A registered person may not issue a tax invoice if the value of goods or service or both is less than 200 rupees subject to such condition and manner as may prescribe। ये स्टेटमेंट सच्ची है। वो कह रहे हैं registered person may not issue tax invoice if the value of goods or service or both supplied is less than 100 rupees। आंसर इज नो, क्योंकि 100 की बात नहीं है, 200 की बात है जी। A registered person may not issue tax invoice if the value of goods or service or both supplied is less than 500। आंसर इज नो, ये भी गलत है जी, क्योंकि 500 रुपए की कोई लिमिट नहीं है, 100 रुपए की लिमिट नहीं है, लिमिट आपके 200 रुपए की है। तो अगर वैल्यू 200 रुपए से कम होगी, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वैल्यू 200 रुपए से कम होगी, उस केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है जी। अब तो आने लगा है मजा क्वेश्चन करने का, अब तो आने लगा है। ओ माय गॉड, मजा कह रहा है सर, मजे आ रहे हैं। आओ आओ आओ, अभी मजे आ रहे हैं, अभी तो मजे आएंगे। क्वेश्चन देखो आगे जी, क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ जी। 26 पे आओ जी। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 शेल इशू इंस्टेड ऑफ ए बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस। नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करोगे, सेक्शन 10 में कवर हो, तो बिल ऑफ सप्लाई की जगह टैक्स इनवॉइस इशू करना है। मतलब ही पता नहीं होता, क्योंकि एग्जम्प्टेड सप्लाई वालों को और कॉम्पोजिट वालों को टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है सर। बिल ऑफ सप्लाई की जगह टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। और उसमें पहले में क्या कहा है कि उनको बिल ऑफ सप्लाई की जगह टैक्स इनवॉइस इशू करना है। भाई साहब झूठ बोल रहा है, इतना झूठा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अगला देख लेते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall issue instead of tax invoice a bill of supply containing such particular in such manner as may be prescribed। आंसर इज यस जी। वही बात करने जा रहे हैं कि एग्जम्प्टेड गुड्स वाले केस में और कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में आपको टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, आपको टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। ये स्टेटमेंट सच्ची है जी, परफेक्ट स्टेटमेंट है। मजा आ गया सर, आग लगा दी आपने। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। और भाई साहब आपके अगले वाले आंसर गलत हैं, उसको यहां से बाहर निकाल दो। एक बार अगले वाला पढ़ लें बच्चा, कह रहा है अगले वाला पढ़ लो। और देखो पढ़ लो अगले वाला। वो कह रहे हैं टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, उस केस में क्या बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे? भाई साहब अगर टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 हो गई जी। 27 पे आओ जी। डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट एज पर सेक्शन नंबर 12 ऑफ सीजीएसटी। पहले बताओ सेक्शन नंबर 12 है किसका जी? मुझे फटाफट से बोलो सेक्शन नंबर 12 है किसका सर? सेक्शन नंबर 12 पता किसका है? सेक्शन नंबर 12 किसका है? सेक्शन नंबर 12 है अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? अब गुड्स वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो गुड्स वाले केस में हम पेमेंट चेक ही नहीं करते जी। गुड्स वाले केस में हम पेमेंट चेक ही नहीं करते, बट हाँ रिवर्स चार्ज वाले केस में के अंदर पेमेंट चेक करते हैं। बट आपको मैंने पहले भी कहा था कि गुड्स वाले केस में एक जमाने में पेमेंट चेक करते थे। और डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या था कि जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवरेज अर्लियर। यार एक बात मुझे बताओ, पेमेंट की आप डेट क्या मानते थे? एक बार नोट्स खोल के देखना जरा। मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो ना। लाइक एक बच्चा मेरी तरफ देखता जा रहा है, बस कह रहा हाय विवेक सर, हाय राम नालायक, पढ़ लो मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे अदरक, मेरे हरी मिर्च कलर के बच्चे, पढ़ लो नालायक को, पढ़ लो। आपके घर आके मुझे आपको मारना पड़ेगा। ओए पढ़ो पढ़ो। अंकल आंटी कह रहे हैं हाय राम विवेक सर को क्या हो गया? पढ़ो फिर चुप करके। अंकल आंटी पढ़ते ही नहीं है, ये हद हो गई, परेशान करते हैं मुझे बिना बात के। अब एक बार नोट्स खोल के देख लो। पेमेंट को हम क्या कहते हैं? पेमेंट को कहते हैं जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवरेज अर्लियर।
तो अपने आप बोल दो डेट ऑफ एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बट आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, वैसे अब गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करते। यहाँ पे सेक्शन 12 की जगह आप सेक्शन 13 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्विस वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं, और सर्विस वाले केस में पेमेंट का मतलब क्या होता है? वही सेम, बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ जी। विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक लेजर आर मेंटेन ऑनलाइन? बताओ इनमें से कौन कौन सी लेजर मेंटेन करनी पड़ती है सर? याद करो, पेमेंट वाले चैप्टर में आपको मैंने कहा था 3 तरह की लेजर मेंटेन करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ये 3 लेजर मेंटेन करनी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों लेजर आपको मेंटेन करनी है जी। बताओ, सो सिंपल, सो इजी। इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है ना सर, मन ही नहीं कर रहा करने का। सही बताऊं तो बच्चे कह रहे हैं अच्छा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 29 पे जी। डिपॉजिट टूवर्ड्स टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस और एनी अदर अमाउंट आर क्रेडिटेड इनटू दी डैश ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन। आपने बोल दो जो भी टैक्स है, पेनल्टी है, लेट फीस है, इंटरेस्ट है, ये आप कहां पे लेके जाओगे सर? जल्दी बोलो, ये कहां पे लेके जाओगे? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में लेके जाओगे। तो इसको हम कहां लेके जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। आपको मैंने पहले भी कहा था, जितनी आपकी टोटल देनदारी होती है, जो भी पैसा टोटल गवर्नमेंट को देना है, वो सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर शो होगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है? तो जो भी आपकी टोटल देनदारी होगी, वो सारी देनदारी हमें शो कहां करनी है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर शो करनी है। ये बात ध्यान देना जी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जी। इनपुट टैक्स क्रेडिट as self assessed in the return of the registered person shall be credited to the which of the following ledger? आपने बोल दो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम किस लेजर के अंदर शो करेंगे जी? यार बोल दो यार, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम किस लेजर के अंदर शो करेंगे? सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। याद करो 3 लेजर बनती है। ऐसा करो, पहले बातें कर लो, नहीं बातें कर लो। कई बच्चे मैं डेली बेस पे देख रहा हूं, उनके YouTube पे ना ग्रुप बन चुके हैं। सबसे बड़ा नुकसान पता है YouTube का क्या है सर? फायदा तो बहुत है, नुकसान भी बहुत है। अगर आप किसी भी YouTube चैनल पे लाइव चैट में या लाइव प्रीमियर में अगर आप अपने ही ग्रुप बना लेते हो कुछ दोस्तों के, वो सबसे बड़ा नुकसान है। मैं सही बता रहा हूं सर, पढ़ने से मतलब रखो, पढ़ने से मतलब रखो और पढ़ने तक मतलब रखो। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा सर, बातों का टाइम नहीं है, बातों का टाइम नहीं है। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, बट बिलीव मी सर, जो बच्चा मेरी बातें समझ जाएगा, आपको मैं दिखा दूंगा दिसंबर के एग्जाम में पास लिखा होगा जी। आप कितने यूट्यूब के मेंबर हो, कितने यूट्यूब पे जाते हो, उससे मुझे कोई लेने देना नहीं है। बट जहां पर भी जाते हो अपने ग्रुप मत बनाओ सर, अपने आप से मतलब रखो, पढ़ाई से मतलब रखो और पढ़ाई तक मतलब रखो। बस बिना बात के टाइम वेस्ट मत करो कि भाई तूने क्या किया, मैंने ये किया, तूने ये नहीं किया, मैंने वो कर लिया, तू ये कब करेगा, तूने ये नहीं किया तो कोई ये करना चाहिए था। ये सारी बातें बेकार की हैं। इन चक्रों में अगर पड़ जाओगे तो एग्जाम नहीं निकल पाएंगे आपके। ये मैं उन बच्चों की बात करता हूं क्योंकि मैंने कई बच्चों के नाम नोट किए हुए सर, मैंने कई बच्चों के नाम नोट किए हैं। उनका एक ग्रुप बन चुका है यूट्यूब के ऊपर ही, और जो यूट्यूब पे ग्रुप बन जाते हैं ना सर, मैं सही बता रहा हूं, वो सबसे बेकार ग्रुप होते हैं। वो नहीं आगे बढ़ते, क्योंकि मुझे पता है, देखो आप कहां से बिलोंग करते हो, बच्चा कहां से बिलोंग करता है। इट मींस आप इतने फ्री इंसान हो कि आप बीच में ग्रुप बना के बैठ गए। यहां टीचर पढ़ा रहा है, आपके ग्रुप बन रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप नाम से बुला रहे हो उसको, मतलब इतनी जान पहचान आपकी बन चुकी है, इतने यूट्यूब फैमिली हो चुकी है आप। इसका सर मैं जो यहां क्लासेस चालू, उसका मतलब क्या? सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, बात खत्म। मेरा बस नहीं चलता सर, मैं सारी चैट बॉक्स बंद कर दूं, सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान लगाऊं, क्योंकि आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। सर मैं सही बता रहा हूं, इसको मैंने पहले भी कहा था, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मत समझना, ये प्राइसलेस होती हैं सर, ये प्राइसलेस होती हैं सर। अगर आप इसको समझ जाओगे, इसकी वैल्यू अगर आप समझ जाओगे, आप उस दिन एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे। और फ्री में कुछ भी नहीं होता, हर चीज के लिए अटेंशन चाहिए होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, फ्री में कुछ भी नहीं होता सर, हर चीज के लिए अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अटेंशन दोगे, मतलब बदले में अटेंशन दोगे, तभी कुछ नॉलेज मिलेगी, नहीं तो नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो सही बता रहा हूं सर, इतनी रिवीजन क्लास मेरी यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, काफी सारे बच्चे देखते हैं, काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कितनी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो बीच में ना मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बीच में बातचीत कर रहे हैं, अभी मत करो सर, मत करो। दिसंबर के 2 महीने रह गए हैं और टाइम बहुत कम बचा हुआ आपके पास, पढ़ने पे टाइम लगा लो जी, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। अब तो मुझे फटाफट से बोल दो, आईटीसी जो क्रेडिट अमाउंट कहां पे शो करेंगे? क्रेडिट लेजर के अंदर शो करेंगे। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब जाके हमारे 30 क्वेश्चन हो गए जी, ठीक है?
ऐसा करते हैं, सारे क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। देखो 31 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी हमारा टाइम कितना लगा है, अभी हमारे देखो 40 मिनट लगे हैं। मैं कह रहा हूं 40 मिनट हमारे और लग जाएं तो मैक्सिमम 1.5 घंटा ही तो लगेगा। तो 1.5 घंटे का सेशन आज ही कर लेते हैं ना, क्यों कल पे टालना? बताओ आज कर लें? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। ये जो नई नई वाले बच्चे हैं यही नालायक बच्चे हैं जो पढ़ने का मन नहीं करता जिनका। और आज ही हम करेंगे, फाइनल डिसाइड मैंने कर लिया, आज ही हम करेंगे। ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा सर। कल 11 बजे कोई सेशन नहीं आएगा क्योंकि आज मैं दोनों सेशन डाल रहा हूं, दोनों कंबाइन करके, ठीक है। और आपको अगला सेशन होगा फ्राइडे को होगा, उसमें आपको आईटीसी रिवाइज करके आना है, प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज करके आना है और छोटे मोटे और टॉपिक आप रिवाइज करके आओगे जी, ठीक है जी। चलो आओ जी, अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 31 देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपने मुझे फटाफट से बोल देना जी, इनमें से कौन से आइटम्स को आर डेबिटेड, डेबिटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, मतलब किस पेमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं जी। अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर बोलूं, किस पेमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करेंगे। याद करो मैंने क्लास में एक लाइन बोली थी जी, जितने बच्चे मेरे जीएसटी की रिवीजन क्लास के होंगे या तो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, याद करो मैंने क्लास में एक लाइन बोली थी, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है और पवित्र वस्तु को पवित्र वस्तु में ही यूज करोगे। आपने जहां पे चोरी की होंगी, फ्रॉड की होंगे, वहां पे यूज नहीं करोगे। तो फटाफट से बोल दो, क्या क्रेडिट लेजर जीएसटी की पेमेंट में यूज होगी? आउटपुट टैक्स में। आंसर इज यस। इंटरेस्ट में नहीं, पेनल्टी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि जो क्रेडिट लेजर है यूज करेंगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो आप यहां पे यूज करोगे और कहीं पे यूज नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ जी, बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एसडीएसटी कैन बी यूज अगेंस्ट विच लाइबिलिटी। बताओ जी, एसडीएसटी को हम कहां यूज कर सकते हैं? हम एसडीएसटी में कर पाएंगे और आईजीएसटी में कर पाएंगे, हम और कहीं भी नहीं कर पाएंगे। एसडीएसटी लाइबिलिटी ओनली, एसडीएसटी आईजीएसटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सी गलत है जी। आप एसजीएसटी को एसजीएसटी में कर सकते हो, आईजीएसटी में कर सकते हो, बट सीजीएसटी में नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों में यूज होगा जी। उसके बाद जी, विच ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मतलब ऐसा कौन सा क्रेडिट है जो आपस में यूज नहीं हो सकता जी? जल्दी बोलो मुझे फटाफट से जी, ऐसा कौन सा क्रेडिट है जो आपस में यूज नहीं कर सकते? कौन कौन सा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोबारा बोलो, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में यूज नहीं कर पाओगे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में यूज नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसको आपस में आप यूज नहीं कर सकते जी, ठीक है जी। तो 33 का बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी। 34 पे आओ जी, इंटरेस्ट इन पेबल लोन। आपको बताओ इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा जी? बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, बिल्कुल देना पड़ेगा। अनड्यू एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, बिल्कुल देना पड़ेगा। अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम निकाल दी तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कहां का देना पड़ेगा? तीनों ही केस में इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी। ऐसी कौन सी लायबिलिटी है, ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो सीजीएसटी क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं हो सकती? नहीं आया क्वेश्चन समझ में? सर ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो सीजीएसटी क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं हो सकती? बताओ कौन सी लायबिलिटी है सर, जल्दी बोलो। एसजीएसटी। सर एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए क्या सीजीएसटी यूज कर सकते हो? आंसर इज नो ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ये ऐसी लायबिलिटी हैं जो सीजीएसटी के साथ में सेट ऑफ नहीं हो सकती, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट वाइल डिस्चार्जिंग लायबिलिटी ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन। बताओ जी, सबसे पहले आप किसकी पेमेंट करते हो जी? याद करो मैंने पेमेंट वाले चैप्टर में कहा था कि सबसे पहले पेमेंट करोगे जो पिछले साल की लायबिलिटी होगी उसकी पेमेंट करोगे सबसे पहले जो प्रीवियस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी होगी सबसे पहले आप वो पे करोगे जी। अब देखो जी, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड आप ये पे करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी बी, सी और डी गलत हैं जी, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 37, बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट विच लायबिलिटी। बताओ जी, क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है आप किस लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो? अभी मैंने को बताया भी था, क्रेडिट एक
जल्दी बोलो, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है और कहां यूज करोगे? ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और कहीं भी यूज नहीं करोगे जी। तो अपने बोल देना जी, बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट विच लाइबिलिटी? ओनली आउटपुट टैक्स पेबल। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यहां पे आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, कैश लेजर जो है, याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, कैश लेजर आप कहीं पर भी यूज करो वो फर्क नहीं पड़ता सर, कैश लेजर कहीं पर भी यूज करो फर्क नहीं पड़ता, बट क्रेडिट लेजर जो होगी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बी और सी आपके आंसर गलत है जी। और जितने बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले हैं ना नालायकों, अगर आपके आंसर गलत हो रहे हैं मार पड़ेगी आपको, ध्यान रखना। मतलब इतने सारे लेक्चर जीएसटी के करने के बाद भी अगर आप ये गलती कर रहे हो, फिर मेरे जीएसटी का पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। और जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच के नहीं भी हैं, यूट्यूब फैमिली के हैं, आपसे भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 35 जो रिवीजन क्लास डाली हैं वो बहुत सफिशिएंट है। अगर आप उसकी रिवीजन करके भी आंसर दे रहे होंगे तो काफी सारे आंसर आपके सही आ रहे होंगे जी, ठीक है जी। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ जी। लो जी, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स? बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी? पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होती है? अगले महीने की 20 तारीख। आपको मैंने कहा था जो आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है वही सेम ड्यू डेट पेमेंट करने की भी होती है जी। तो अगले महीने की 20 तारीख। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी, ठीक है। उसके बाद जी, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर HSN? वो कह रहे HSN में एन का मतलब क्या होता है जी? मुझे बता दो, एच, एस और एन तीनों का मतलब क्या होता है? एच का मतलब हार्मोनाइज, एस का मतलब स्ट्रक्चर और एन का मतलब न्यूमेरिकल्चर। दोबारा बोलो, हार्मोनाइज, स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल्चर। तो भैया हार्मोनाइज, एन का मतलब नेटवर्क नहीं, नेशनलाइजेशन नहीं, नोमेनक्लेचर यस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हार्मोनाइज, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा मतलब आएगा जी, ठीक है, ओके है, पक्का पक्का। आगे बढ़े, यस सर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ जी। विच फॉर्म इज फर्निश्ड फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई? ये तो पहले भी आ चुका है सर, ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बताओ फटाफट से, आउटवर्ड सप्लाई के लिए फॉर्म नंबर कौन सा होगा? जल्दी, कमॉन 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 यार, कमॉन, आग लगा दो, यस कमॉन, जल्दी बोलो। आउटवर्ड सप्लाई के लिए फॉर्म नंबर क्या होगा सर? आउटवर्ड सप्लाई के लिए फॉर्म नंबर होगा जीएसटीआर 1, वेरी गुड। और उसके बाद जीएसटीआर 3 भी किसके लिए होगा? पेमेंट के लिए होगा। तो उसने क्या बोला? आउटवर्ड सप्लाई के लिए फॉर्म नंबर होगा जीएसटीआर 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उसके बाद जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या होगी? यहां पे ना सही कर लेना, आंसर आएगा 11 तारीख। अब 10 तारीख नहीं है, पहले एक जमाने में 10 तारीख होती थी, अब 11 तारीख हो चुकी है। तो जीएसटीआर 1 फाइल करने की डेट होगी, इवन ये क्वेश्चन हम पहले ऊपर भी कर चुके हैं, अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले मुझे जीएसटीआर 1 भरनी पड़ेगी जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगले महीने की 11 तारीख या उससे पहले मुझे जीएसटीआर 1 भरनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 42 का बनेगा जी, ऑप्शन नंबर ए जी, ठीक है। 43 पे आओ जी। कह रहे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इन फॉर्म नंबर। ओए माय गॉड यार, ये क्वेश्चन देखने से पहले मैंने क्वेश्चन देखा ही क्यों? बताओ, अभी हम ऊपर करके आए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, आपने बोल दो कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन जो रिटर्न फाइल करेंगे किस फॉर्म के अंदर फाइल करेंगे सर? जीएसटीआर 4 के अंदर फाइल करेंगे। एनुअल फाइल करनी है जीएसटीआर 9A के अंदर फाइल करनी है, और जो एनुअल दूसरी वाली फाइल करनी है वो जीएसटीआर 4 के अंदर फाइल करनी है। तो भैया कॉम्पोजिट के लिए जीएसटीआर 4 4 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ जी। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न? बताओ जी, इनमें से किसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? जल्दी बताओ सर, इनमें से किसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो भैया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको भी नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको भी नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको भी नहीं है। तो इनमें से किसी को भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया इनमें से किसी को भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एनुअल फाइल करनी होती है नॉर्मल पर्सन को जीएसटीआर 9 में। तो भैया इन तीनों को एनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन फेलियर टू फर्निश अंडर सेक्शन 39, मतलब जीएसटीआर 3B। अगर आप जीएसटीआर 3B ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते तो ये ना आपको याद करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 1000 तक की फीस लग सकती है सर। ये सभी बच्चों को याद करना पड़ेगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर आप जीएसटीआर 3B, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल नहीं करते तो मैक्सिमम 1000 तक की फीस आपको देनी पड़ सकती है जी, ठीक है। तो 45 का याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी।
उसके बाद एक और द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न। याद करो फाइनल रिटर्न, सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनुअल रिटर्न नहीं कह रहे, एनुअल नहीं कह रहे, फाइनल कह रहे हैं, फाइनल। तो फाइनल कब करनी है? विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। ये पॉइंट हमारा ऊपर भी आया था, ये पॉइंट हमारा दोबारा भी आ गया। तो भैया विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको फाइनल फाइल करनी है जी। ठीक है, बताओ कितने गिरे गिरे क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। सर इन चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, मैं से बता रहा हूं, इन चैप्टर में आप पेपर उठा के देख लेना, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जी। बस अगर आपको फॉर्म नंबर याद है ना, आपको ड्यू डेट याद है, सारे चैप्टर आसान बन जाएंगे जी। उसके बाद एक और, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ मंथली जीएसटीआर 3B। आपने बोल दो जीएसटीआर 3B जो है, हाँ जी, जीएसटीआर 3B जो होती है उसकी ड्यू डेट क्या होती है? अगले महीने की 20 तारीख। अभी हम ऊपर करके आए हैं कि जीएसटीआर 3B फाइल करनी होती है अगले महीने की 20 तारीख या उससे पहले आपको फाइल करनी है। तो ऑन और बिफोर द 20th ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर आएगा जी। ठीक है, डन है, पक्का पक्का सही जा रहे हैं सारे, कोई गलती तो नहीं हो रही? अगर थोड़ी बहुत गलती हो रही है उसको लिखते जाओ कि कहां कहां गलती हो रही है, आराम से बाद में डिस्कस कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आओ जी। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्वार्टरली, यहां पे क्वार्टरली नहीं आएगा, ऑफ जीएसटीआर 4 एनुअली। अब फटाफट से बोलो जीएसटीआर 4 जो एनुअली फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट क्या होती है सर? क्या अगले महीने की 10 तारीख होती है? नहीं। क्या अगले साल की 15 तारीख होती है? नहीं। क्या अगले क्वार्टर की 18 तारीख होती है? आंसर इज नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द ऑफ। क्यों? क्योंकि डेट होती है अगले साल की 30 अप्रैल या उससे पहले। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं सर, कई बच्चे ऐसे आंखें खोल खोल के मुझे देख रहे हैं जैसे उन्होंने कभी ये पढ़ा ही ना हो कि जीएसटीआर 4 जो होती है वो एनुअल जाती है। नाले को याद करो, मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटीआर 4 पहले फाइल करते थे क्वार्टरली, अब फाइल करते हैं एनुअली, और जो एनुअल रिटर्न जाती है वो जाती है अगले साल की 30 अप्रैल या उससे पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जी। ठीक है, तो इसमें कोई भी डेट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बनेगा जी डी, ये हमारा आंसर निकल के आएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। बताओ जी एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं आएगा जी? हाँ जी जल्दी बोलो, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं आएगा सर? एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्टेड सप्लाई आएगी, यस आएगी। एक्सपोर्ट आएगा, यस आएगा। इंटर स्टेट सप्लाई आएगी, यस आएगी। बट ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी सर। ऐसी इनवर्ड सप्लाई, दोबारा कह रहा हूं, ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो यहां पे कवर नहीं होगी। तो अपने आप बोल देना एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कवर नहीं होगी, एक्सपोर्ट भी कवर नहीं होगी, इंटर स्टेट भी कवर नहीं होगी, बट ऐसी सॉरी एग्जम्प्टेड भी कवर होगी, एक्सपोर्ट भी कवर होगी, इंटर स्टेट भी कवर होगी, बट ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो 49 का आंसर क्या हो गया जी? डी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आओ जी। विच within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made। कितने दिन के अंदर अंदर हम रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं? 30 दिन के अंदर जी। कितने दिन के अंदर अंदर हम रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन, मैंने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कैंसिल नहीं करवाना, हेलो सीधो के बैठो बिल्कुल नालायक, बच्चा लेट गया, सोने की कगार पे आ गया, बच्चा कह रहा नालायक, हद हो गई, पता नहीं यार क्लास में कैसे सो जाते हो आप मेरी, मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ, हाँ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा ना ना ना, ना सॉरी का मतलब ही नहीं है, सीधो के बैठो बिल्कुल नालायक। मुझे फटाफट से आंसर दो सर। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली है, आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे कैंसिल नहीं करवाना, मुझे उस एप्लीकेशन को रिवोक करना है, मुझे वापिस लेना है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो आंसर क्या बनेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जी। ठीक है जी, ओके ओके, पक्का पक्का, यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। मिस्टर ए स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिल्ली, आपने गुड्स की सप्लाई की है दिल्ली में, और ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 40 लाख। यहां पे ना ऑप्शन सही कर लेना, इसमें 40 लाख का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो 20 लाख का ना उसको 40 लाख रुपए कर लेना, क्योंकि गुड्स वाले केस में 40 लाख रुपए की लिमिट है जी।
मैं दोबारा कह रहा हूं, सर्विस वाले केस में नॉर्मली 40-20 लाख रुपए की लिमिट है। गुड्स वाले केस में अगर आप टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला वाले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, अगर आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो फिर आपकी लिमिट 40 लाख रुपए की लिमिट होगी गुड्स वाले केस में जी। हाँ, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उस केस में लिमिट आपकी 10 लाख रुपए की है। बट यहां की बात कर रहा हूं, यहां पे 40 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, क्योंकि दिल्ली स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं होता। और अगर दिल्ली स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं है और अगर एक्सक्लूसिव गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, उसके इसमें 40 लाख रुपए की लिमिट है जी। ठीक है, तो इसका आंसर ना 40 लाख रुपए कर लेना। ऑप्शन नंबर बी में 20 लाख की जगह 40 लाख लिख लेना जी। ठीक है जी, आगे बढ़े, पक्का पक्का, यस सर। आओ जी क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ जी। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा जी? टैक्सेबल सप्लाई आएगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई आएगी, एक्सपोर्ट आएगा, तो भैया ऑल ऑफ द अबव ये सारा कुछ ही काउंट होगा। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है जी। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई हम कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम सारी सप्लाई कवर कर लेंगे, बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 52 देखो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? पता क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट झूठी नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? बताओ जी फिर। पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। बिल्कुल स्टेटमेंट सच्ची है, क्योंकि इंटर स्टेट वालों को करवाना जरूरी है। बहुत सही, अच्छी बात बोल रहे हो। ए पर्सन टू होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज बीन ग्रांटेड कैन नॉट अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिनके पास यूआईएन होता है उनको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनका पीरियड पहले से ही फिक्स होता है। तो बिल्कुल सच्ची बात है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी शेल बी डीम टू बी कैंसिलेशन अंडर सीजीएसटी। बिल्कुल सच्ची बात है। याद करो, मैंने कहा था कि अगर आपने एसजीएसटी में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली वो सीजीएसटी के अंदर भी डल चुका है, और अगर सीजीएसटी में डाल दिया तो एसजीएसटी के अंदर हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह करवाना पड़ेगा। तो अगर मैंने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली है एसजीएसटी के अंदर, तो वो डीम्ड है कि आपने सीजीएसटी में भी डाल दी है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सच्ची हैं भाई साहब। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारी स्टेटमेंट ही सच्ची हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चों के तोते उड़ रहे हैं, ऐसे तोते उड़ रहे हैं कई बच्चों के। भाई साहब कह रहे यार पढ़ना पड़ेगा, यार पढ़ना पड़ेगा। विवेक सर सही कह रहे थे, पढ़ना पड़ेगा। हमें लगा था डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ये सब नालायक भी नहीं, महान नालायक बच्चे हैं जो ये सोच रहे थे कि डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे काम चल जाएगा। आप और डीमोटिवेट हो जाओगे सर। मैं सही बता रहा हूं, बिना रिवीजन के जो बच्चा क्वेश्चन करने के लिए आ रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन है सर, आप मेरी वीडियो को, मेरी मेहनत को डिसलाइक करके जाओगे, मैं बर्दाश्त क्या करूंगा सर? सिंपल सी बात है, जो आप प्यार दोगे वही मुझे लेना पड़ेगा। बट एक्चुअल में ना डायरेक्टली क्वेश्चन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप खुद सोचो, जब आपने रिवीजन ही नहीं की, आपने सही ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या समझ में आएंगे आपको सर? हाँ, आपने 1 से 2 बार रिवीजन कर ली है, गारंटी दे रहा हूं सर 61 में से ना आपके 50 क्वेश्चन पूरे सही होंगे। 61 तो नहीं कह रहा, क्योंकि 61 कब होंगे? अगर 3 से 4 रिवीजन करोगे। और मान्या का इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 था। अपने रेगुलर बैच की स्टूडेंट थी, जो बच्चे अभी ग्रुप में ऐड होंगे उनको पता होगा। उसने क्या बोला, 5 से 6 रिवीजन सर मैंने एग्जाम से पहले की थी, तब जाके मुझे एग्जाम देने के अंदर मजा आया। और उसने क्या बोला कि मैं लास्ट में थोड़ा सा लाइट ले गई थी, चलो एमसीक्यू से कर लेंगे, अगर मैं वो ना लेती मेरे 90 मार्क्स आते। और वही आप लोग काम कर रहे हो सर। आप टैक्स को ना लाइटली ले रहे हो, और यही पेपर ऐसा है जो आपका पूरा ग्रुप निकला सकता है। आप इस बार के पेपर में नंबर देख लो सर, बहुत सारे बच्चों के टैक्स की वजह से ग्रुप निकले हैं, बहुत सारे बच्चों के इस वजह से ग्रुप निकले हैं। इसको लाइटली मत लो सर, स्कोरिंग पेपर है बहुत बढ़िया। और मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, अगर आप सही ढंग से रिवीजन नहीं करोगे दिक्कत आ जाएगी जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ जी। 54 पे आओ जी। हम विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? बताओ इनमें से कौन सा पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल नहीं है, मतलब कौन सा एग्जम्प्ट है? एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सर्विस होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब हमने बोल देना ही, अब जो होली एग्जम्प्ट में कवर होगा वो क्या हो जाएगा? नॉट लाइबल। याद करो सेक्शन 23, सेक्शन 23 में कौन लोग कवर होते हैं? नॉट लाइबल। तो नॉट लाइबल में क्या होंगे? जो पर्सन फुली एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं उनको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो अगला है पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। नहीं 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 नहीं, इस केस में तो करवाना ही पड़ेगा। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए ही आएगा जी, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा सर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप गुड्स की कर रहे हो उस केस में तो करवाना कंपलसरी है। और उसने क्या बोला, ऐसे कौन से केस हैं जहां लाइबल ही नहीं है? तो अगर सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो उस केस में लाइबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बनेगा जी ए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आओ जी। द पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कह रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कब कंपलसरी है, कब? अगर उसके टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगी, बेकार की बातें कर रहे हैं। 10 लाख से ऊपर होगी, बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हैं। 40 लाख से ऊपर होगी, बिल्कुल ही बेकार की बातें कर रहे हैं। अब सही बोलेगा, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई वाले केस में, हाँ अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है फिर लिमिट लगेगी, बट अगर कुछ भी नहीं कहा, मैं एज्यूम करूंगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है, उस केस में करवाना कंपलसरी है। कोई भी 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस केस में करवाना ही पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है अगर मिस्टर एक्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है? कह रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ना रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बताओ यार मैं क्या बताऊं इनको, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जी। कह रहे हैं करवाने की रिक्वायरमेंट है अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं वॉलंटरी अपनी मर्जी से कभी भी करा सकता है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उसको करवाना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। याद करो सेक्शन 24 में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कवर होते हैं सर। अगर कोई पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई 10 लाख की लिमिट नहीं है, कोई 20 लाख की लिमिट नहीं है, कोई 40 लाख की लिमिट नहीं है, उस केस में करवाना कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर आएगा जी। आ रहा है क्वेश्चन करने का मजा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। देखो कुछ बच्चों का तो हो रहा होगा, जो रिवीजन करके आ रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा, जो बिना बात के जगराता सुनने के लिए आ गए, आज मैं ये जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेर वाली माता दर्शन पाएंगे, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता जी। ठीक है जी। और एक बार दोबारा कह रहा हूं, जो बच्चे रिवीजन करके नहीं आ रहे इसको दोबारा से जरूर देख लेना जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं दिखा दूंगा, आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आओ जी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर डैश। आपने बोल दो नॉन रेजिडेंट को कितने दिन के लिए मिलता है? याद करो मैंने क्लास में कहा था 90 डेज प्लस में 90 डेज की एक्सटेंशन और मिलती है। तो नॉर्मली कितने दिन के लिए मिलेगा? 90 डेज के लिए। तो बताओ जी 90 डेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 90 दिन के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? बताओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की नॉर्मल केस में वैलिडिटी कितनी होती है? टिल कैंसलेशन, जब तक हम कैंसिल नहीं करवाते तब तक वैलिड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसमें कोई 90 डेज 1 साल की लिमिट नहीं है, 90 डेज की लिमिट सिर्फ एनआर वाले केस में है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले केस में। बट अगर नॉर्मल पर्सन है तो जब तक तुम खुद कैंसिल नहीं कराओगे तब तक वैलिड रहेगा, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे आओ जी। मिस्टर ए स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन मिजोरम। याद करो मिजोरम सर, मिजोरम फटाफट से बोल दो। मिजोरम, नागमणि को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा के लेके आया। हेलो, नागमणि को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा के लेके आया। तो मिजोरम वाले केस में लिमिट कितनी होगी? 10 लाख रुपए की लिमिट होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस केस में लिमिट आपकी 10 लाख रुपए की होगी जी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन JNK का है सर। अब JNK में अगर गुड्स की सप्लाई करोगे, फटाफट से बोल दो जी। अब JNK में अगर गुड्स की सप्लाई करोगे तो भाई साहब JNK तो आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर होता नहीं है। तो JNK में लिमिट कितनी होगी गुड्स वाले केस में? 40 लाख रुपए की लिमिट होगी जी। ठीक है जी। JNK में लिमिट कितनी होगी? 40 लाख रुपए की लिमिट होगी अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। वो बात अलग है, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला ना हो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो उन गुड्स को नहीं मानेंगे। तो JNK में 40 लाख रुपए की लिमिट आएगी जी। यहाँ पे बी वाले केस में 40 लाख कर लेना जी, 20 लाख की जगह यहाँ पे 40 लाख कर लेना। ठीक है। क्योंकि JNK स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर खोल के देख लेना, उसमें आपको JNK स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो अगर JNK वहां पे नहीं है तो इट मींस JNK वाले केस में अगर गुड्स की सप्लाई करोगे तो 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। हाँ, अगर सर्विस की सप्लाई करोगे फिर 20 लाख की लिमिट है। उसने गुड्स की सप्लाई बोली है JNK में तो 40 लाख रुपए की लिमिट आएगी। यहाँ पे 40 लाख आंसर आएगा जी। ठीक है। लो जी, फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61। अब देखता हूं जी, ये क्वेश्चन अगर जिसका सही हो गया ना, कमाल कर दिया आपने सर, वाकई कमाल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 61 देखो जी। एग्रीगेट टर्नओवर ABC इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली हैज एक्सीड 20 लाख ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुई। उसने एप्लीकेशन डाली 20 सितंबर को और सर्टिफिकेट मिला 25 सितंबर को। तो इफेक्टिव डेट क्या बनेगी जी? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन डाल दी नहीं डाल दी? यार आप मुझे आंसर नहीं दे रहे यार। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब से आप लाइबल हुए, जब से लाइबल हुए उसके 30 दिन में अगर एप्लीकेशन डाल दोगे
यार हाँ या ना तो बोल दो, थोड़ा दिल रखने के लिए बोल दो, थोड़ा सा दिल रखने के लिए बोल दो। आपको मैंने क्लास में क्या कहा था कि जब लाइबल हुए उसके 30 दिन में अगर एप्लीकेशन डाल दी है तो आप इफेक्टिव बनोगे जब से आप लाइबल हुए थे। और अगर 30 दिन में नहीं डाली फिर इफेक्टिव कब से बनेगा, जब सर्टिफिकेट मिला था। तो अगर 1 सितंबर को आप लाइबल हुए, ठीक है, आपने एप्लीकेशन डाल दी 20 तारीख को, तो 30 दिन के अंदर डाल दी ना। तो अगर 30 दिन के अंदर डाल दी तो इफेक्टिव आप 20 तारीख से नहीं बनोगे, इफेक्टिव आप 25 से नहीं बनोगे, इफेक्टिव बनोगे 1 सितंबर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर ये बनेगा जी। एक बच्चा कहता है सर एक बात बताना, अगर यहां 20 सितंबर की एप्लीकेशन की बजाय अगर यहां पे मान लो 5 अक्टूबर होता और यहां 25 सितंबर की बजाय 25 अक्टूबर होता, फिर इफेक्टिव कब से बनता, फिर 25 अक्टूबर से बनता जब से सर्टिफिकेट मिलता। क्योंकि अगर 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं डाली तो इफेक्टिव तब से बनते हो जब से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर 30 दिन में डाल दी है तो फिर जहां से लाइबल हुए थे वहीं से इफेक्टिव बनेगा। लाइबल कहां से हुए थे, 1 सितंबर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनली अब जाके हमारे 61 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो आपके 3-4 चैप्टर मैंने दिए थे जी। अब ये बताओ 61 में से किसके कितने सही हैं। अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखनी है आपने। और मैं उम्मीद करूंगा कम से कम कह रहा हूं सर, कम से कम 200 कमेंट बच्चों के आए, 200। मैं इतनी तो उम्मीद कर रहा हूं कि भैया 150-200 बच्चा तो देख रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी 500 बच्चों से, अगले सेशन में हो गए 300 बच्चे, आज होंगे 200-250, फिर 100 हो जाएंगे। लास्ट में वही बच्चे बचेंगे जो एक्चुअल के अंदर पढ़ने वाले हैं। मगर एक्चुअल में ना बच्चे फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि ना कुछ बच्चों को आदत पता लग जाती है, अब तो सर डालेंगे, सर ने तो कमिटमेंट कर दी है, सर का तो काम ही अब करना है, तो मुझे उनकी कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि देखो मेरा फर्ज बनता है आपके लिए सेवा करना, आपका फर्ज क्या बनता है वो आपके ऊपर पता होगा जी। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं जी, बस मुझे इतना पता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कम से कम 200 बच्चों के कमेंट आए कि सर हमारे 61 में से इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने नंबर आए हैं। और जिसके 50 या उससे ऊपर हैं, इट मींस बहुत सही चल रहे हो, ऐसे ही तैयारी करते रहो। जिनके 50 से भी कम है वो सब नालायक बच्चे हैं, चेक करो गलती हो कहां रही है जी। ठीक है, बाकी अगला सेशन फ्राइडे को होगा। चैप्टर मैं बोल रहा हूं जी आईटीसी का है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ऑडिट वाला चैप्टर हो गया, अकाउंट्स वाला चैप्टर हो गया, और जो आपके छोटे मोटे और थोड़े बहुत मिसलिनियस चैप्टर होंगे उनके भी मिक्स क्वेश्चन बना के डाल दूंगा जी। बट मेन आपने आईटीसी की रिवीजन करके आनी है अच्छी से। और एक ईवे बिल वाला चैप्टर इसके अंदर मिस हो गया, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। ठीक है, बस अपनी रिवीजन पे लग जाओ सर, अपनी रिवीजन पे लग जाओ। आईटी से मुझे बहुत बढ़िया से चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी एक बार आपने रिवाइज करना है जी। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को शाम को 7 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी। खुश रहो यार, हमेशा हर खुशी भगवान आपको दे, बस अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, जय हिंद जी, बाय बाय जी।